हेलो स्टूडेंट। और कल के टॉपिक में हमने अमीबा के बारे में डिस्कस किया था और लगभग पूरा हो गया था। उसका एक जो हेडिंग थी वो छूट गई थी। ठीक, तो एक हेडिंग हमको लिखवानी है, बाकी आपका अमीबा का टॉपिक जो था वो पूरा हो गया। ठीक, इसके बाद जो छूटी हुई हेडिंग थी उसको पहले लिख लेंगे। संयुग्मन हेडिंग जो छूटी हुई थी उसको लिखो संयुग्मन। कंजुगेशन, ये भर आपकी जो हेडिंग थी वो छूटी थी। तो देखो इसमें क्या होता है कि संयुग्मन होता क्या है। देखो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण दिए हैं कि अमीबा जो होता है वो संयुग्मन करता है। ठीक, तो कुछ ही वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण दिए, कुछ वैज्ञानिकों ने ये तथ्य जो दिया है ये गलत बताया है। ठीक, तो संयुग्मन होता क्या है कि अमीबा की कुछ प्रजातियों में क्या होता है, अमीबा कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, एक दूसरे से साथ साथ रहते हैं और फिर थोड़ी समय बाद वो अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को संयुग्मन कहते हैं। मतलब अपने जीवन का कुछ समय वो साथ साथ बिताते हैं और उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है, हाँ, कुछ वैज्ञानिकों ने अमीबा में संयुग्मन का भी वर्णन किया है। अमीबा में संयुग्मन का भी वर्णन किया है। दो अमीबी कुछ समय के लिए परस्पर संपर्क में रहकर फिर पृथक हो जाती हैं। इसे एक कायाकल्प प्रक्रिया कहा गया है। इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ठीक, तो इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो परस्पर संयुग्मन या कंजुगेशन प्रोसेस द्वारा रहते हैं कुछ समय के लिए और फिर अलग हो जाते हैं। ठीक, तो यही एक टॉपिक रह गया था जो लिखवाना है और इसके बाद आपका अमीबा जो है वो चैप्टर भी ख़त्म है। अब इसी चैप्टर में दूसरा जो टॉपिक है वो है पैरामीशियम। ठीक, पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, लेकिन जो पैरामीशियम की आंतरिक संरचना होती है या जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा जटिल होता है। ठीक, अमीबा से कहीं ज़्यादा जटिल हो जाता है। इसकी पोषण की प्रक्रिया, इसके मतलब जनन की प्रक्रिया, तो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अमीबा से थोड़ा जटिल होती हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी
जटिल होता है। वैसे होता तो ये अपने पैर जैसा होता है, जैसे पैर का जो पंजा होता है उसी आकार का, स्लीपर जीव बोलते हैं इसको। जैसे स्लीपर चप्पल होती है ना, वैसे ही इसका आकार होता है, लेकिन जो आंतरिक संरचना होती है थोड़ी टफ होती है, लेकिन इसको रखा गया है एक कोशिकीय जीवों में। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पैरामीशियम। ठीक, पैरामीशियम हेडिंग डाल के उसी की भांति लिखेंगे इसका वर्गीकरण। ठीक, और वर्गीकरण हमने अमीबा जब आपको पढ़ाया तो बता दिया था कि इस ऑर्डर में लिखेंगे तिरछा। ठीक, ये एक प्रोसेस होती है लिखने की, सीधा नहीं लिखते, इसको तिरछे ही लिखते हैं। ठीक, तो हमने पहले ही बताया था कि जो जगत होता है, संघ होता है, वर्ग होता है, वंश और जाति, कभी कभी गण भी पूछ देता है ऑर्डर। ठीक, तो ये जो 3 4 है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 चीज़ें हमको याद करनी है। एक तो जगत, जगत तो है प्रोटिस्टा। ठीक, इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, जिसे किंगडम बोलते हैं। ठीक, दूसरा है संघ, जिसे बोलते हैं फाइलम, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। ठीक, और उपसंघ सब फाइलम, सीलियोफेरस सब फाइलम में रखा गया है। ये आपको याद करने होंगे, इसका कोई सरल तरीका नहीं है, क्योंकि वर्ड मीनिंग थोड़ा टफ है, तो आपको वैसे ही याद करनी होगी। ठीक, वर्ग, क्लास, सिलिएटा वर्ग में रखा गया है। उपवर्ग, होलोटाइफा, गण, हाइमेनोस्टोमेटिडा, और वंश पैरामीशियम, और जो लास्ट में है जाति और डिटम। ठीक, तो ये आपको एक रो में याद करने हैं, तो सभी याद नहीं करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा एक नंबर में या तो जगत पूछेगा या संघ पूछेगा। ठीक, वर्ग पूछेगा, वंश या जाति। तो आपको 3 ही 4 याद करने हैं, 1 2 3 4 1 5, 5 आपको याद करने हैं। इसी में से आपको पूछेगा, सब नहीं पूछते हैं। ठीक, मेन जो होता है वो हमको याद करनी है, क्योंकि सब याद करना थोड़ा टफ होगा। यदि वो सब याद कर सके तो सब याद कर लेना। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण लिखने के बाद फिर जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्वभाव एवं आवास। ठीक, इसमें पहली हेडिंग है स्वभाव एवं आवास। स्वभाव कैसा होता है और ये रहता कहाँ है। तो स्वभाव से जैसा अमीबा होता है वैसे ये होता है, अति संवेदनशील होता है। ठीक, और जहाँ पर अमीबा रहता है वहाँ पर ये भी रहता है। आप कहीं से भी नदी नालों या पोखरों से जल लाकर लाएं और उस जल को स्लाइड पर रखें एक बूंद, और उस स्लाइड में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पैरामीशियम देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो स्वभाव एवं आवास में यही लिखना है कि नदियों, पोखरों, झीलों, तालाबों में आदि सभी जगह पाया जाता है। ठीक, तो इसमें लिखना है, लिखो पैरामीशियम, पैरामीशियम तालाबों कौमा पोखरों। वैसे तालाब और पोखर होते एक जैसे हैं, लेकिन जो बड़ा होता है वो तालाब होता है, और जो छोटा तालाब होता है उसे हम पोखर बोलते हैं। गांव में देसी भाषा में पोखरिया भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक, तो बड़े तालाब को तालाब बोलते हैं, छोटा जो होता है उसको पोखर बोलते हैं। तालाबों, पोखरों, कौमा झील, कौमा नदी, कौमा झील, कौमा नदी, तथा अन्य जलाशयों आदि के, तथा अन्य जलाशयों आदि के अलवड़ी जल में पाया जाता है। अलवड़ी जल में पाया जाता है।
जिनमें जंतुओं तथा पौधे के सड़ने से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। मतलब क्या होता है, नदियों, झीलों, तालाबों, पोखरों आदि में पाया जाता है, जिनमें जो जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उसी में गिर जाते हैं, तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी प्रचुर मात्रा होती है नदियों या तालाबों के जल में, तो वहीं पर ये रहते हैं। क्योंकि अमीबा भी क्या होता था कि बैक्टीरिया का भोजन करता था, उन्हीं से पोषण प्राप्त करता, तो ये पैरामीशियम भी बैक्टीरियाओं का भक्षण करता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है। तो जिस जगह पर अमीबा मिलेंगे उसी जगह पर पैरामीशियम भी मिलेगा। प्रचुर मात्रा में होते हैं और जिसमें जलीय पौधे भी पाए जाते हैं। यह एक मुक्त जीवी तथा सक्रिय रूप से तैरने वाला जंतु है। यह एक मुक्त जीवी तथा सक्रिय रूप से तैरने वाला जंतु है। ठीक, तो ये तो हो गया उसका स्वभाव एवं आवास, मतलब मुक्त जीवी, कोई बंधन नहीं होता है और सक्रिय रूप से हमेशा तैरता रहता है। ठीक, और पाया कहाँ जाता है, नदियों, झीलों, तालाबों, पोखरों आदि में पाया जाता है। ठीक, क्योंकि उसमें इसको पोषण की सभी आवश्यक चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और लवड़ी जल में पाया जाता है, लवड़ी जल में नहीं पाया जाता है। जैसे समुद्र हुआ, तो समुद्र में जहाँ जहाँ लवणों की ज़्यादा मात्रा होती है वहाँ ये नहीं पाया जाता, अलवड़ी जलों में पाया जाता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है संवर्धन। संवर्धन संवर्धन तो आप जानते ही होंगे, इसको हम अपने घर पर शीशियों में या प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए कैसे रख सकते हैं। ठीक, वही इसका संवर्धन होता है। ठीक, तो वैसा ही संवर्धन होता है, जैसे अमीबा का संवर्धन किया जाता है वैसे इसका भी संवर्धन किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस तालाब या नदी या झीलों से कुछ पानी लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं। ठीक, और उसे एक बर्तन में रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और उसमें गेहूँ लेते हैं और घास फूस जो भी होती है उसको लेते हैं और उस पानी को उबाल लेते हैं। पानी को उबालने के बाद उस पानी को छान लेते हैं एक बाजार में। ठीक, अब छानने के बाद क्या होता है, उसमें जो क्रीम रहित दूध होता है, जिसकी क्रीम निकाल ली जाती है, जिसे सरपेटा बोलते हैं, उस दूध की 3-4 बूंदें डाल देंगे तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, जो पहले वाला बर्तन होता है जिससे हमने नदी से या तालाब से जो पानी लाए हैं, उस पानी से कुछ बूंदे या कुछ पानी निकालकर हम इस दूसरे बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने दूध डाला था। अब दूसरा जो बर्तन होता है उसमें हमने दूध क्यों डाला, जो उबला हुआ पानी था उसमें हमने दूध क्यों डाला, वो इसलिए डाला ताकि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि बैक्टीरिया का ही तो भक्षण करता है, उसी से ये पोषण प्राप्त करता है और तीव्र गति से प्रजनन भी करता है। ठीक, तो पहले वाले बर्तन से कुछ पानी डाला हमने दूसरे बर्तन में पानी डालते ही
हमको कुछ दिनों बाद बहुत सारे पैरामीशियम देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुए हैं उन्हीं का वो भक्षण करेगा, उन्हीं से वो पोषण प्राप्त करेगा और तीव्र गति से प्रजनन भी करेगा। तो उनकी संख्या कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, और इसको हम अपनी यूज के लिए, देखने के लिए, प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए रख लेते हैं। ठीक, तो यही होता है पैरामीशियम का संवर्धन। ठीक, तो इसमें लिखेंगे एक बर्तन में तालाब का पानी लेकर, एक बर्तन में तालाब का पानी लेकर उसमें सूखी घास या गेहूं के दाने डाल देते हैं, उसमें सूखी घास या गेहूं के दाने डाल देते हैं, और इस बर्तन को कमरे के तापमान पर, और इस बर्तन को कमरे के तापमान पर लगभग 1 सप्ताह तक रखते हैं, लगभग 1 सप्ताह तक रखते हैं। कमरे का तापमान यही होता है जितना तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर हो उसमें रख दो, बात खत्म। 1 सप्ताह तक रखते हैं। कुछ दिनों के बाद उसमें पैरामीशियम दिखाई देने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें पैरामीशियम दिखाई देने लगते हैं। दूसरे एक बर्तन में पानी और सूखी घास, दूसरे एक बर्तन में पानी और सूखी घास को रखकर उबाल लेते हैं, पानी और सूखी घास को रखकर उबाल लेते हैं। फिर यह उबला हुआ पानी छान लेते हैं, फिर यह उबला हुआ पानी छान लेते हैं तथा इसमें क्रीम निकले दूध की कुछ बूंदें डाल देते हैं, तथा इसमें क्रीम निकले दूध की कुछ बूंदें डाल देते हैं। 2-4 दिन में इस पानी में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, 2-4 दिन में इस पानी में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अब पहले बर्तन में बनाए हुए, अब पहले बर्तन में बनाए हुए संवर्धन से पीपेट द्वारा कुछ जल, पीपेट द्वारा कुछ जल लेकर नए माध्यम में डाल देते हैं, पीपेट द्वारा कुछ जल लेकर नए माध्यम में डाल देते हैं। देखो पीपेट क्या होता है, पीपेट एक ड्रॉपर होता है, जैसे दवा में, छोटे बच्चों की दवा में एक ड्रॉपर आता है, उससे बूंद बूंद में दवा गिरती है, ऐसे पीपेट थोड़ा बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा जल आ जाता है। ठीक, माध्यम में डाल देते हैं। पैरामीशियम बैक्टीरिया आदि खाकर बढ़ते हैं, पैरामीशियम बैक्टीरिया आदि खाकर बढ़ते हैं और तेजी से प्रजनन करते हैं, और तेजी से प्रजनन करते हैं। कुछ दिनों में इस पानी में हजारों से लाखों पैरामीशियम उत्पन्न हो जाते हैं, हजारों से लाखों पैरामीशियम उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक,
तो जब वो बैक्टीरियाज का भक्षण करता है या पोषण करता है तो तीव्र गति से क्या प्रजनन भी करते हैं, और प्रजनन करेंगे तो कुछ ही दिनों में हजारों से लाखों पैरामीशियम उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये पैरामीशियम का जो होता है वो संवर्धन होता है। ठीक, तो अब आपको हेडिंग डालनी है पैरामीशियम की संरचना। ठीक, पैरामीशियम की संरचना। अब आपको क्या करना है, जो पैरामीशियम की संरचना है तो सबसे पहले तो पैरामीशियम की संरचना बनानी है आपको। ठीक, जो आपकी बुक्स में आगे दी हुई है, और उसके सभी जो पार्ट्स होते हैं उनको याद करना है। ठीक, जब आपको याद हो जाएंगे तो कल हम दोबारा से बोर्ड में बताएंगे। ठीक, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो घर पर क्या करना है, पैरामीशियम की संरचना बनाकर आपको उसके सभी भागों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक, और फिर उसको हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके आगे जो होगा वो कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक।